आज से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू। मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। शीत सत्र में सरकार का प्लान। प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को हुए नुकसान के लिए 2,211 करोड़, कोरोना वैक्सीन और एयर कंडीशनर के लिए 22 करोड़ रुपए का बजट। इंदु मेलो स्थित अंबेडकर मेमोरियल के लिए भी सरकार ने रखा 100 करोड़ रुपए का बजट। इस बार नागपुर की जगह मुंबई में हो रहा है शीत सत्र। सरकार ने आज सदन में पेश किया शक्ति बिल। रेप के लिए मृत्युदंड का प्रावधान। रेप, एसिड अटैक जैसे अपराधों के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। आंध्र प्रदेश के दिशा एक्ट की तरह इस बिल में 15 दिन में जांच पूरी करनी होगी। दायर करनी होगी चार्जशीट। 30 दिन में पूरा होगा ट्रायल। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,949 नए केस। 18,82,000 के पार कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कुल 60 लोगों की मौत। 72,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार दिख रही है कोशिशों की असर। पिछले 24 घंटों में 477 केस, 7 की मौत। बीएमसी ने मारा गई होटल्स और पबों पर छापा। कोरोना नियमों के उल्लंघन में 42,000 से ज्यादा का जुर्माना किया। सूरत में बेरहमी से मजदूर की हत्या। हथौड़े से 36 वार सीसीटीवी में कैद वारदात। 154 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 46,253 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 44 अंकों की बढ़त के साथ बंद। नवंबर में 1.55% पर पहुंची महंगाई दर। अक्टूबर में 1.48% था आंकड़ा। कोरोना के दौरान स्मार्टफोन्स पर 25% ज्यादा समय बिताने लगे लोग। वीवो सीएमआर स्टडी का दावा। एयर इंडिया के लिए बोली लगाएगा टाटा ग्रुप। 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू हुई थी कंपनी। अगले 9 महीनों में खुल जाएंगे 16 नए बिग बाजार स्टोर। टियर 2 शहरों पर फोकस करेगी कंपनी। जनवरी में फिल्म पठान के लिए कैमियो के लिए शाहरुख के साथ शूटिंग। सलमान खान दुबई में शूटिंग होगी। अजय देवगन की फिल्म मैदान अगले साल होगी रिलीज। फुटबॉल कोच अब्दुल सैयद की जिंदगी पर है मैदान। राज कपूर की 96वीं जयंती पर पोती करिश्मा ने शेयर की दादा के साथ अपनी तस्वीर। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी शेयर की अपनी तस्वीर। शूटिंग के दौरान और शूटिंग के बीच करीना ने शेयर की अपनी बेबी बम की तस्वीर। लिखा, सेट पर हम दो। डायरेक्टर आनंद एल रॉय की विश्वनाथन आनंद पर बायोपिक बनाने की चर्चा। अगले साल शुरू होगी शूटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन से पूछा कि वो कब तक एक बहुत छोटे से अफेयर के लिए रोएंगी। कंगना रनौत का ये सवाल उस खबर की प्रतिक्रिया में आया जिसमें ऋतिक की तरफ से दर्ज कराई गई साइबर स्टॉकिंग केस की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को सौंप दी गई। पहले जांच साइबर सेल कर रहा था, लेकिन ऋतिक रोशन जांच की गति से खुश नहीं थे। 2017 की एक्टर ऋतिक रोशन की शिकायत की जांच अब साइबर सेल की जगह क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट करेगी। ये आदेश जॉइंट सीपी क्राइम की तरफ से आया है। ऋतिक रोशन को साल 2013 से 2014 के बीच सैकड़ों ईमेल मिले थे, जिसकी उन्होंने साइबर सेल में शिकायत की थी। ये ईमेल कथित रूप से कंगना रनौत की ईमेल आईडी से थे। कंगना ने उस वक्त कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई ईमेल ऋतिक को नहीं भेजा, उनका अकाउंट हैक हो गया था। ऋतिक ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अब उनके वकील ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखा कि केस की जांच आगे नहीं बढ़ रही है, जिसके बाद केस ट्रांसफर करने का फैसला किया गया। अब कंगना रनौत ने ट्वीट कर ऋतिक पर निशाना साधा है। कंगना ने लिखा, उसका रोना धोना फिर शुरू हो गया। हमारे ब्रेकअप और उसके डाइवोर्स के इतने साल बाद भी ये आगे नहीं बढ़ना चाहता। किसी महिला को डेट नहीं करना चाहता। जब भी मैं हिम्मत करके अपनी जिंदगी में कुछ उम्मीद करती हूँ, ये वही ड्रामा शुरू कर देता है। ऋतिक कब तक रोएगा एक छोटे से अफेयर के लिए। उधर ईडी की जांच के दायरे में आए शिवसेना नेता प्रताप सरनायक ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दायर किया है। सरनायक ने इस बाबत अपना नोटिस महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर नाना पटोले को दिया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर कहा था कि प्रताप सरनायक के पास से ईडी की रेड में एक पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिला था। मेरे और मेरी परिवार की बदनामी करने की ये मुहिम है। हमने पहले भी कहा था कि ईडी ने जिस दिन मुझे नोटिस दिया, उसी दिन से ईडी के अधिकारियों को मैं और मेरा परिवार सहयोग कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि मैंने उनको ये भी कहा है कि आपको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, समझ देने की जरूरत नहीं। आप अगर एक फोन भी करेंगे तो 2 घंटे में मैं हाजिर हो जाऊंगा। पिछले हफ्ते ईडी ने सरनायक से 6 घंटे से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की थी।
पिछले महीने उनके मुंबई और ठाणे स्थित घर और दफ्तरों पर ईडी ने रेड मारी थी। शिवसेना ने सरनाईक के खिलाफ ईडी के एक्शन को बदले की भावना से प्रेरित बताया है। सरनाईक ठाणे के ओवाला माजीवाड़ा से शिवसेना के विधायक हैं। 12 दिसंबर को कंगना ने बिना सरनाईक का नाम लिए एक ट्वीट किया था। जब मैंने कहा था कि मुंबई पीओके जैसा लग रहा है, तब इन्होंने मेरा मुंह तोड़ने की धमकी दी थी। भारत के लोगों, उन्हें पहचानिए जो आपके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं और जो आपका सब कुछ छीन रहे हैं। जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनसे ही आपका भविष्य तय होता है। भारत पाकिस्तान न बन जाए, संभालो यारो। कंगना ने एक और ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि सरनाईक के घर पर पड़ी ईडी की रेड में एक पाकिस्तानी नागरिक का क्रेडिट कार्ड बरामद हुआ है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए बड़े शहरों में कोरोना का खतरा बढ़ने लगा और प्रशासन सख्त हुआ। मुंबई में बीएमसी ने रविवार को शहर के कई पबों में एक्शन लिया, जहां लोग बिना मास्क के बैठे हुए थे। इन पर जुर्माना लगाया गया, मास्क बांटे गए। ये है मुंबई का बॉम्बे अड्डा पब। सांता क्रूज स्थित बॉम्बे अड्डा पब में बीएमसी ने रविवार रात को छापा मारा। बॉम्बे अड्डा पब में करीब 275 लोग पार्टी कर रहे थे। यहाँ किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर इन पर एफआईआर दर्ज की गई। सभी पर जुर्माना लगा और उनको मास्क भी बांटे गए। बॉम्बे अड्डा पब से करीब बीएमसी ने 30,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। हमारे इकबाल चंद आयुक्त उन्होंने खुद जाके देखा है कि बहुत से नाइट क्लब, नाइट होटल्स, जिम्स, मंदिर सब जगह में वो जाके आए, लेकिन नाइट क्लब में बहुत ही बच्चे लोग हैं ज़्यादा, वो बिना मास्क बहुत ही गर्दी में काम कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो उन्होंने 4 दिन पहले ही सबको एक आह्वान किया था आपके माध्यम से कि आप लोग संभाल जाओ, नहीं तो कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे लगता है जब भी हमारे अधिकारी वर्ग गए तभी वही सब चालू था, तो उनके ऊपर कार्रवाई की है। बहुत से लोगों ने 506 के ऊपर कार्रवाई हुई है और 1-2 होटल पे एफआईआर दर्ज हुआ है। बाकी को का जो नोटिस बजाई है, तो मुझे लगता है रीजन नोटिस बोलते हैं वो बजाइए। तो मुझे लगता है महापालिका अपना काम कर रही है, लेकिन जो पब में जाके या कोविड-19 के लिए तो संभालना चाहिए, क्योंकि बाकी तो हमेशा चालू रहेगा। आप बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, जैसे कहा जाता है, वैसे आप पहले आप खुद को बचाओ, बाद में एंजॉय करो। क्रिसमस और न्यू ईयर के पहले बीएमसी ने जगह जगह रेड्स की है। इन रेड्स में नाइट क्लब्स और बार पर गर्दी देखी गई है। इस गर्दी में लोग मास्क नहीं पहनते ऐसा भी पाया गया है और इसीलिए कई लोगों को फाइन भी किया गया है। ये दूसरी बार है जब बीएमसी ने मुंबई करों को वार्निंग दी है कि अगर क्रिसमस और न्यू ईयर के पहले लोग नाइट में दिखते हैं, कोविड के प्रिकॉशंस फॉलो नहीं किए जाते हैं, तो उनके पास नाइट कर्फ्यू लगाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। बीती रात 2 होटल और 2 पबों को कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते पकड़ा गया। दादर के प्रीतम होटल पर छापा मारकर 120 लोग, रूड लॉन्ज में 90 लोग और भगवती होटल में भी 90 लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते पकड़ा गया। बीएमसी ने इन सभी से 43,200 रुपए बतौर जुर्माना वसूल किए। बीएमसी का कहना है कि वो मुंबई में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाना चाहती। ऐसे में लोगों को सलाह ये है कि वो कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करें। क्रिसमस और न्यू ईयर पर बड़े जश्न से बचें। इससे पहले भी 10 दिसंबर को बीएमसी ने कुछ पबों पर छापेमारी की थी और एफआईआर दर्ज की गई थी। मुंबई में रविवार को कोरोना के 606 नए केस आए और 12 लोगों की मौत हुई। फिलहाल शहर में कोरोना के 12,654 एक्टिव केस है। मुंबई में अब तक 10,981 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। फिलहाल शहर में कोरोना के मामले नियंत्रण में दिख रहे हैं, लेकिन बीएमसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
मुंबई में पिछले कुछ दिनों से एक अफवाह उड़ रही है कि विक्रोली में बेघरों को मुफ्त की ज़मीन मिल रही है। इसके बाद यहां धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। बीएमसी ने पुलिस के साथ लोगों को हटाया, पर कुछ लोग अब भी तंबू लगाकर वहीं ज़मीन पर ज़मीन मिलने की आस में डटे हुए हैं। अफवाह ये उड़ी थी कि सैकड़ों एकड़ की ज़मीन का मालिक मर गया है और उसकी बेटी गरीबों को ज़मीन बांट रही है। एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि जिन लोगों ने ज़मीन पर अतिक्रमण किया हुआ है उन्हें ज़मीन फ्री में दी जा रही है। ये सरकारी ज़मीन है। इस मामले में फिलहाल कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। कोरोना की तबाही से दुनिया को बचाने वाली वैक्सीन आ गई। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और बहरीन में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। भारत में भी वैक्सीन की दौड़ अब खत्म होने वाली है। माना जा रहा है कि अब सिर्फ नए साल की शुरुआत में ही वैक्सीन हमें मिल जाएगी। चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत वाले दिन अब लगने वाले हैं। भारत में कोरोना वायरस के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया। वैज्ञानिकों ने अदृश्य दुश्मन की पहचान कर ली है। अगर सब नतीजे सही रहे तो अगले साल की शुरुआत में ही कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने खुशखबरी देते हुए कहा है कि देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन जनवरी से शुरू होने की संभावना है। पूनावाला ने कहा, हमें विश्वास है कि अगर नियामक एक अच्छा संकेत देते हैं तो भारत का टीकाकरण अभियान जनवरी 2021 तक शुरू हो सकता है। जिस दिन भारतीय आबादी के 20% लोगों को कोरोना वायरस का टीका लग गया, उससे आत्मविश्वास फिर से बढ़ जाएगा। सीरम द्वारा इमरजेंसी यूसेज लाइसेंस के लिए अर्जी DCGI को दी जा चुकी है। सभी 1600 वॉलेंटियर्स के रिपोर्ट भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अध्ययन के लिए दिए जा चुके हैं और इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने के शुरुआत में कोरोना के खिलाफ सीरम का वैक्सीन देश में आ सकता है। भारत में 2 वैक्सीन से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। पहला है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन और दूसरा भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी फेज 3 के ट्रायल से गुजर रही है। यानी ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन पर सरकार फिलहाल नजर टिकाए बैठी है। दोनों ने ही सरकार से वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी, लेकिन फैसले से पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से क्लिनिकल ट्रायल के प्रभाव और सुरक्षा संबंधी डेटा शेयर करने को कहा है। यानी ये तय है कि सुरक्षा संबंधी सभी मानकों पर खरे उतरने के बाद ही वैक्सीन को हरी झंडी दी जाएगी। The vaccine will be available in the coming few weeks and the vaccination process will kick start in India as soon as it is approved by the concerned regulatory agency. With stringent oversight, we are ensuring that there is no compromise on scientific and regulatory norms stretching from safety of the trials to efficacy of the vaccines. कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज बुक करने के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। भारत ने अब तक कोविड-19 वैक्सीन के 160 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 50 करोड़ डोज की तैयारी है। भारत ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज, भारत ने नोवावैक्स वैक्सीन की अधिकतम 100 करोड़ खुराक का प्रबंध किया है। और जहां तक भारत में कौन सा वैक्सीन अवेलेबल होगा, तो अगर भारत की डेमोग्राफिक सिचुएशन और एज ए भारत इज ए ट्रॉपिकल कंट्री अगर हम ये देखते हैं तो उसके हिसाब से मेरे अनुमान के हिसाब से जो वैक्सीन 2 से 8 डिग्री पे स्टेबल हो वो भारत में अवेलेबल होनी चाहिए। भारत में पहले फेज में करीब 25 से 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। इन लोगों में से प्राथमिकता में 70 लाख हेल्थ केयर वर्कर होंगे, 45 लाख पुलिसकर्मी होंगे, नगर निगम कर्मचारी और फ्रंट लाइन टीम के 1.5 करोड़ लोग होंगे और 15 लाख सैनिक होंगे। इसके बाद दूसरों का नंबर आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैक्सीन आने वाली है और कोरोना वायरस के दिन पूरे होने वाले हैं। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।